नमस्ते, सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर, ट्रंप को लेकर के इन दिनों बातचीत खूब है। ट्रंप की हरकतें, करतूतें जो भी कही जाए, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है कि ट्रंप क्या कुछ कर रहे हैं इस समय। इस समय ट्रंप के निशाने पर हालांकि भारत तो बहुत ठीक से है, लेकिन इसके अलावा कुछ और देशों पर भी वो निशाना साध रहे हैं। भारत के साथ जिस तरीके का दोस्ताना व्यवहार वो कर रहे हैं, जिस दोस्ती का दावा किया जाता था, जिस दोस्ती के बड़े बड़े कसीदे पढ़े जाते थे, वो सारे कसीदे कहीं किनारे पढ़ करके और जो है वो पुराने कुछ सड़ चुके कपड़े की तरीके से फटते हुए दिख रहे हैं। ट्रंप लगातार एक के बाद एक गंभीर बात भारत को लेकर के कह रहे हैं। अब वो टैरिफ की बात कर रहे हैं, अब वो जो है मोदी जी को अपना दोस्त भी बता रहे हैं, फिर उनकी इज्जत भी उछाल देते हैं। इन सबके बीच में ट्रंप का एक नया कारनामा दिखा है। वो अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट को धमकी देने पर उतारू हो गए। अब वो अपने देश के सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं। हालांकि सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि अमेरिका की न्याय व्यवस्था जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से है, बिल्कुल फर्क है, और इसीलिए राष्ट्रपति बनने के बाद भी ट्रंप को जो है वो उनके ऊपर आरोप, अपराध उनका सिद्ध कर दिया गया था, सजा नहीं दी गई, वो अलग बात है। ऐसे में हम किस तरीके से देखें ट्रंप को आज की तारीख में? ट्रंप के साथ ये जो दिक्कतें हो रही हैं, चाहे वो ईरान को लेकर के बात हो रही हो, या टैरिफ को लेकर के बात हो रही हो, या सुप्रीम कोर्ट को धमकाने को लेकर के बात हो रही हो, आखिर ये सारी चीजें ट्रंप साहब क्यों कर रहे हैं? जरा हम पहले ये समझ लें, फिर हम भारत और ईरान पर भी बात करेंगे। राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, आपने देखा होगा पिछले हफ्ते भर से अगर आप लगातार देखें, हम शुरू से ही जब उन्होंने शपथ ली थी उस दिन से लेकर आज तक हम उनको मर्क्यूरियल कैरेक्टर तो हमेशा से ही कहते हैं, अस्थिर चित्त का व्यक्ति। लेकिन हाल के दिनों में वो व्यक्ति पूरे तरीके से बेकाबू हो गया है, अनकंट्रोल जिसको कहते हैं। वो किसी को नहीं बख्श रहा। सुप्रीम कोर्ट का देख लिया आज किस तरीके से अपने सुप्रीम कोर्ट को ओपनली थ्रेट कर रहा है, उस पर आऊंगा मैं। लेकिन उसके ओवरऑल कारनामे देखिए आप पिछले एक हफ्ते के अंदर सहयोगियों के खिलाफ युद्ध की धमकी दे रहे। कौन सहयोगी? अपने जो ग्रीनलैंड को भी कब्जा लेंगे, डेनमार्क और सारा यूरोप इकट्ठा हो रहा है, लेकिन वो कब्जा लेंगे। और आज तो सारी सीमाएं क्रॉस हो गई जब एक रिपब्लिकन भाई ने सीनेट के अंदर एक प्रस्ताव दायर कर दिया, उसका बिल पास दायर करते हुए कह दिया कि हम जो अपने क्या नाम है ग्रीनलैंड का एक्सेशन अमेरिका के साथ किया जाना चाहिए। आप सोचिए, वो ट्रंप के पूछे बिना तो होगा नहीं। तो ग्रीनलैंड को कब्जाने का बाकायदा बिल एक वो होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, अलग बात है। लेकिन सनक की बात है कि ट्रंप और उसके सहयोगी किस हालत तक पहुंच गए। अदालतों का जो उन्होंने हाल किया है, फेडरल रिजर्व की आजादी का जो खतरा पहुंचाया, जो पावेल के साथ जो कुछ कर रहे हैं लगातार, मतलब अमेरिका की जो छवि थी जिस भी तरीके की, साम्राज्यवादी वो है, इंपीरियलिस्ट है, मौकाप्रस्त है, मुनाफाखोर है, वो सारी चीजें अपनी जगह है। लेकिन अमेरिका का जो ओवरऑल एक वर्ल्ड की स्टैंडिंग थी, वो पिछले एक महीने अगर अंदर आप देखा होगा, अमेरिका की स्टैंडिंग बहुत तेजी से गिर रही है। और कोई भी जो जटिल सिस्टम होता है वो एकदम नहीं ढहता, उसका ढहने की एक प्रक्रिया होती है। ऐसा लगता है कि ट्रंप उस प्रक्रिया को तेज करने के लिए आए कि उसमें कोई कमी ना रह जाए और कोई सिस्टम बच ना जाए, सारे को ध्वस्त करना है। किसी एक गलती से नहीं, एक ही समय पर अस्थिर करने वाली संस्थाओं पर अलग अलग तरीके से दबाव डाल करके और पूरे सिस्टम का मटियामेट करने का पूरा गेम प्लान ट्रंप और उसके सहयोगियों ने शुरू किया। एक तरफ सहयोगियों को धमकी देते हैं, अदालतों को कमजोर करते हैं, फेडरल रिजर्व पर दबाव डालते हैं, बाजारों को अस्थिर कर दिया है, देश और विदेश के भरोसे में खत्म कर दिया है। मतलब कोई कंटिन्यूटी है ही नहीं फॉरेन पॉलिसी के अंदर। जो मित्र थे उनको शत्रु बना लिया, मेरे बिना नाटो कुछ नहीं है। भैया तुम कुछ नहीं हो, तुम उस देश के राष्ट्रपति हो। तुम्हारा बिस्तरा गोल करने में 5 मिनट लगेंगे अगर यही स्थितियां चलती रही तो। पूरे अमेरिका के अंदर रोजाना सैकड़ों प्रदर्शन हो रहे। मीडिया ईरान के प्रदर्शन तो दिखा रहा है, कभी अमेरिका के भी देख लीजिए। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जो उसकी आइसक्रीम के खिलाफ डेली प्रदर्शन सैकड़ों नहीं हो रहे पूरे अमेरिका के अंदर। तो ऐसे सिस्टम में फेल होने के लिए सब कुछ टूटने की जरूरत होती है राम प्रकाश जी। कभी आज एक चीज टूटी, दूसरी चीज टूटी, लेकिन इस भाई ने तो सारे सिस्टम को ही कोलैप्स करने का ठेका ले लिया एक तरीके से। और जरूरी सबसे बड़ी बात क्या है कि असली कारण समझिए इसका क्या है। सिंपल कारण है ट्रंप की असुरक्षा। जो एप्स्टीन फाइल्स का संसद से बिल पास होने के बावजूद भी केवल 1% से भी कम जो सामने आया है, उसको ध्यान भटकाने के लिए ये व्यक्ति सुबह से शाम तक उलूल जुलूल हरकतें करता है। और आज सुबह तो उसने हद कर दी सारी की सारी। वो ट्वीट दिखा दीजिएगा दर्शकों को, जो उसने अपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट को धमकी देते हुए कहा है कि द एक्चुअल नंबर्स दैट वी वुड हैव टू पे
if for any reason the Supreme Court were to rule against the United States of America on tariffs, would be hundreds of billions of dollars. कुल मिला के लंबा चौड़ा ट्वीट है, उसको सारे को अंग्रेजी में पढ़ने की बजाय हिंदी में बता देता हूं। ये जितने भी वो थे टैरिफ्स, ये उलुल जुलुल किस्म के, ये लगाए किसने थे? इन भाई साहब नहीं लगाए थे। और इनको ये पता है कि कल बुधवार को इसका, आपको पता है वो आने वाला है फैसला सुप्रीम कोर्ट का, अपेक्षित है। ठीक 48 घंटे पहले महोदय ट्वीट करता है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, हजारों करोड़ रुपया, हजारों करोड़ डॉलर अमेरिका को मिले हैं, ये है वो है। अगर ऐसी स्थिति के अंदर अब टैरिफ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाता है तो हमें ये सारे पैसे वापस देने पड़ेंगे। पैसे कहां से आएंगे? देश बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अस्थिरता फैल जाएगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट को डरा रहा है। क्या आपको पहले नहीं पता था कि ये जो चीज कर रहे हो इसके फॉल आउट क्या हो सकते हैं? अभी तक टैरिफ जहां भी चैलेंज हुए हैं, हर जगह ट्रंप हारा है, उसमें लोअर कोर्ट्स के अंदर भी और संघीय अदालतों के अंदर भी, और अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। उससे एन पहले इतना लंबा चौड़ा ट्वीट लिख करके वो कहना क्या चाह रहे हैं? हम बर्बाद हो गए। उसका जो बेवकूफी भरा जो टैरिफ था, उसका एक लाइन का मतलब ये है कि हम बर्बाद हो गए, इस धमकी जो एक दे रहा है इसका। बेसिकली अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को धमकाकर और ब्लैकमेल करके अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है, एक दबाव के जरिए। और ये नई चीज नहीं है, ये रोजाना कुछ न कुछ इस तरीके की चीज करके अपनी नाकाबिलियत जो उसकी है कि बेसिकली तो इज द ग्रॉसली मोस्ट इनकम्पिटेंट पर्सन दैट वे। अस्थिर चित्त तो एक अलग बात है, ओवरऑल जो उसका है वो आपको पता है, ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले 6 बार दिवालिया घोषित कर चुका है अपने आप को, 6 टाइम्स। इतना दुर्दांत प्रतिभा है वो। उसके बावजूद अमेरिकियों ने उसको चुना और उसका सामने सारे परिणाम है। हकीकत केवल क्या है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था बाढ़ में जाए, अमेरिका की वर्ल्ड स्टैंडिंग कहीं भी जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एप्स्टीन फाइल्स बाहर ना निकले, एप्स्टीन फाइल्स का सच बाहर ना निकले, जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। क्योंकि उसमें अकेले फोटोग्राफ्स नहीं है राम प्रकाश जी, उसमें वीडियो से लेकर के तमाम ट्रेवल लॉग से लेकर के इतनी चीजें हैं कि वो आदमी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा। इसलिए केवल उसको रोकने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट, कल अपने फेडरल रिजर्व, परसों ग्रीनलैंड, फिर क्यूबा, फिर वेनेजुएला, कभी यूरोप, कभी भारत, कभी कुछ, केवल और केवल ध्यान भटकाने के अलावा उस व्यक्ति का पिछले 1 महीने से और कोई काम नहीं बचा है। ये हकीकत। सर हम ईरान और भारत पर बात करना चाहते हैं, लेकिन जरा उसके पहले सर एक थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का सवाल ऐसे मन में आ गया। हमने भारत में देखा था एक देश में, मतलब हमारे एक चुना हुआ सांसद जो है हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट को ललकार रहा था, एक गंभीर आरोप लगाते हुए इस देश में गृह युद्ध कराने का जिम्मेदार बताते हुए। और उसी तरीके से एक देश का राष्ट्रपति जो है वो अपने देश की न्याय व्यवस्था पर, सर्वोच्च न्यायालय पर जो है वो सवाल उठा रहा है, उनके ऊपर सीधे तौर पे उनको धमका रहा है, धमकी दे रहा है। तो ये इसके पहले भी हम ऐसी कई सिमिलरिटीज देख चुके हैं जो या तो वहां हुई फिर यहां हुई, या यहां हुई फिर वहां हुई। तो ये सब क्या एक क्रम में जोड़ करके देखे जा सकते हैं क्या? यहाँ एक सांसद धमकाता है, वहां देश का राष्ट्रपति धमकी दे रहा है न्यायपालिका को। राम प्रकाश जी, इसको नहीं, पूरे राइट विंग के उभार को देखिए। पूरे राइट विंग की सोच क्या होती है हमेशा से कि केवल और केवल मुद्दों पे बात नहीं खड़ी होती, नॉन इश्यूज को इश्यू बढ़ा करके लोगों को भटकाना होता है। पूरे वर्ल्ड ओवर है, ये यहाँ का नहीं है। जहां भी आप राइट विंग का उभार देखेंगे, इटली से लेकर के, यहां से लेकर के तमाम देशों के अंदर, उसका एक सूत्री कार्यक्रम यही है कि किसी तरीके से मूल मुद्दों पर बात मत आने दो, चीजों को भटकाते रहो और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बस। ये है पूरे का पूरा। जिस सांसद का आप जिक्र करते बड़ी दुर्दांत प्रतिभा है वो भी, उसने सिटिंग चीफ जस्टिस का नाम लेकर के कहा कि इस देश के अंदर जितने भी गृह युद्ध चल रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार देश का मुख्य न्यायाधीश अपने संजीव खन्ना है। उस व्यक्ति को नोटिस तक नहीं हुआ, न्यायपालिका ने उसका कॉग्निजेंस तक नहीं लिया। राम प्रकाश जी, कम से कम ये तो बता देता वो भला आदमी या उसकी पार्टी या सुप्रीम कोर्ट, हम जैसे ना समझो को भी हमें भी कुछ समझ आ जाता कि भाई इस देश के अंदर गृह युद्ध चल कहां कर रहे हैं, उसके बाद हम भी देख लेते क्या स्थिति है क्या नहीं। लेकिन कह करके और स्कॉट फ्री निकल गया, कर लीजिए क्या करेंगे। और ये व्यक्ति तो जो ट्रंप नाम का जीव है, इसको तो ये पता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, संसद से पूछे बिना अटैक कर देता है वेनेजुएला के ऊपर। कांग्रेस का अधिकार है, उसका नहीं है भाई साहब का, कर दिया काम। अब ऐसे ही टैरिफ लगा दिए। टैरिफ का जो था, टैरिफ एक इमरजेंसी पावर है, वो एकाध देश के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में आप लगा सकते हो। यूनिक आपने जैसे लगा दिया कि भाई चलो एक बार में सबके ऊपर इतना लगा दिया, एक पॉलिसी के तौर पर।
उसने टैरिफ को वेपनाइज कर दिया, राम प्रकाश जी, वेपनाइज। और उसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हम बने, हिंदुस्तान। कहने को हम मित्र देश है, 50% टैरिफ दे रहे हैं हम, और 25% आज उन्होंने ठोक दिया ईरान के नाम पर। नाम नहीं लिया, शेयर मार्केट काल देख लीजिए। पिछले 7 वर्किंग डेज के अंदर 20 लाख करोड़ रुपए सुबह हो चुका है इंडिया का, 20 लाख करोड़ रुपए। और कहीं चू नहीं आ रही, किसी अखबार में कोई एक लाइन की खबर आपने देखी हो कि 20 लाख करोड़ सुबह हो गए शेयर मार्केट। ये हालत है। तो ये जो सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है राइट विंग का, ये उसका परिणाम है। वहां वो कर रहा है, यहाँ ये कर रहे हैं, और कोई पूछने वाला नहीं। बेसिकली आप सोचिए, देश का प्रधानमंत्री हनुमान जी को पतंग की तरह उड़ा रहा है विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के साथ। क्या ये हनुमान जी का अपमान नहीं है? खुद देवताओं का अवतार धारण करके अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उस गाड़ी के ऊपर चारों तरफ अपने फोटो लगे हुए खुद। अरे शोभा यात्रा तो वहां सोमनाथ जी की निकलती, किसी और देवता की निकलती, जिसकी भी निकलनी है, आप खुद ही भगवान बन के खड़े हो गए। तो ये क्या है बेसिकली? आपने कभी, जब मोदी जब मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कभी उनका इस तरह का रूप नहीं देखा होगा। ये प्रधानमंत्री बनने के बाद, ये पहले तो मां भारती के बेटे थे, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद नॉन बायोलॉजिकल हुए, उसके बाद वो सारी चीजें करने लगे। आज इस देवता का ध्यान, कल उसका गुफा के अंदर घुस गए, ये कर दिया। ये केवल और केवल ध्यान भटकाने का, और जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जो फॉरेन पॉलिसी के इशू हैं, उन सबको ध्वस्त करने के लिए केवल एक सूत्री कार्यक्रम में लोगों का ध्यान बांट दो। आपने देखा कल चाइना की जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो घाटी हमारी है जो पाकिस्तान ने 63 में दी थी। और एग्जैक्टली उसी समय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो डेलीगेशन था, वो बीजेपी के ऑफिस में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात कर रहा था। ये रिश्ता क्या कहलाता है? अगर यही काम किसी भी पक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस ने कर दिया होता, आप सोच सकते हैं पोमेरियन मीडिया क्या कर रहा होता। राष्ट्रद्रोही, देश वो फलाएंगे। 8 महीने हुए अभी, आपको ध्यान होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और उसके बाद चाइना का क्या रोल था उसमें। और जनरल राहुल आर सिंह ने क्या कहा था कि चाइना सारा खेल कर रहा था, पाकिस्तान केवल फ्रंट था। उसके बाद ब्रिक्स में पहुंच के क्या लेके आए? रशिया के प्रेसिडेंट के साथ सवारी की थी गाड़ी के अंदर, पूरी दुनिया को हिला दिया था। ठीक, अब मुकेश अंबानी को टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया चाइनीज कंपनी ने, उसकी सारी वो सेल प्रोडक्शन थी, वो सारा योजना ठप होगी। और ये चाइनीज कंपनियों को सरकारी ठेके देने की जो अपनी नीति थी गेलवन के बाद, उसको फिर दोबारा से ढील देने जा रहे। लाल आंख दिखाने आए थे, रेड कारपेट बिछा रहे। वो हमारे को हर चीज में हमारे स्टैम्प कर रहे हैं, और ये उनकी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ डेलीगेशन लेवल मीटिंग कर रहे हैं। उसी समय, एग्जैक्टली उसी समय वहां का विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री की जो ये है ना, ये जो डमरू कौन बजाता है? आप तो, हम तो ग्रामीण पृष्ठभूमि में, मैं और आप पढ़े लिखे हैं, हमारे दर्शक भी ज्यादातर वहां के हैं। डमरू कौन बजाता है? डमरू मदारी बजाता है, इसको पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो प्रधानमंत्री ने वो भी काम कर दिया। शोभा यात्रा देवी देवताओं की निकलती थी, खुद की निकाल ली। कर लीजिए, क्या करेंगे, आप जाइए, देवता बढ़ गए। वो आप तो वन नेशन और वन लीडर का सपना पा रहे थे 100 साल से, ये तो वन नेशन और वन भगवान बन गए, देखते देखते बन गए। ये है परिस्थिति। शोभा यात्रा को सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कुछ और भी कह रहे हैं, खैर उसका हम जिक्र यहाँ नहीं करना चाहेंगे। और आंखों की जिस लाली की आप बात कर रहे हो, आंखों की लाली तो कारपेट के रंग में घुल चुकी है, तो इसलिए कोई बहुत समस्या है नहीं। अब दिखाने जैसा क्या है, वो चाहे लाल आंख दिखा लीजिए या लाल कारपेट बिछा लीजिए, दोनों बात उनके लिए बराबर हो चुकी है। सर, हम अब जरा ईरान और भारत पर लौट करके आते हैं। जिस तरीके से ट्रंप ने कहा कि भाई जो भी व्यापार करेगा ईरान के साथ, उसके ऊपर हम टैरिफ लगा देंगे। इसके पहले भी ट्रंप लगातार टैरिफ की बात करते रहे, टैरिफ उन्होंने बढ़ाया, लगाया, तब भी भारत यही कहता रहा कि कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है भारत का। और कल जब 25% की बात हो गई, थोप दिया गया 25%, तब भी भारत के लोग, भारत की मीडिया, जो है लोग नहीं, भारत की मीडिया और सत्ताधारी दल से जुड़े लोग यही कह रहे हैं कि भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जर्मनी का चांसलर भारत में आता है और वो कह देता है कि हम तो यहाँ भारत की मदद करने आए हैं ताकि भारत की रूस पर निर्भरता कम हो। ये सारी चीजें क्या सरकार को समझ में नहीं आ रही है कि सरकारी लोगों के सामने, भाई जयशंकर की मौजूदगी में पोलैंड का वित्त मंत्री, विदेश मंत्री शायद, वो ये कह देता है कि हमें इस बात का बड़ा सुकून है कि आपने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया। जयशंकर चुप रहते हैं। भारत में आकर के एक चांसलर भारत की इस तरीके से बात कर कह देता है भारत के लिए, क्या ये सब भारत की तौहीन के श्रेणी में नहीं आते हैं क्या? और अगर आते हैं तो क्या सत्ताधारी दल और उनके लोगों को समझ में नहीं आते?
ट्रंप एक तरफ है जो लगातार कर रहे हैं, और इसके बाद अब ये सारे लोग भी इस रेस में दौड़ने लग गए हैं। सरकार अभी मौन है, अभी चुप है। राम प्रकाश जी, आप कहाँ कंफ्यूज हो गए? अमेरिका के राष्ट्रपति का राइट हैंड जो था सांसद, एयरफोर्स वन के अंदर क्या कह रहा था कि मैं भारत के राजदूत के घर गया और उसने कहा कि हमने रशिया से तेल खरीदना बड़े पैमाने पे कम कर दिया है, आप प्लीज राष्ट्रपति के पास जाइए और हमारे ऊपर टैरिफ है उसको कम कराने में हमारी मदद कीजिए। आप जब खुद आपका राजदूत ये कह रहा है वहां के सांसद को, तो पोलैंड के विदेश मंत्री ने क्या कह दिया, गलत कह दिया? उसने भी तो यही कहा कि हमें खुशी है कि आप विदेश, वो तो आपकी सरकारी जब आपका राजदूत ये कह रहा है अमेरिका में बैठ करके, तो पोलैंड के विदेश मंत्री ने क्या गलत कह दिया? ये तो सरकार की स्टेटेड पॉलिसी नहीं है कि सबको ये बताना कि हमने तेल कम कर दिया है। A1 मुकेश अंबानी रात को 1:38 पे कल सुबह क्यों ट्वीट करता है कि हमने 3 हफ्ते से कोई वो तेल नहीं लिया, 3 हफ्ते से अमेरिका उससे रशिया से, और अगले 1 महीने में भी हम कोई तेल नहीं लेने वाले। ये रात को ये ऐसी बात थी जो रात को 1:38 पे लिखनी पड़ी ट्वीट पे। आप समझिए बात को। और जयशंकर वही थे जो पोलैंड में जिसका आप जिक्र कर रहे हो घटना का, कुछ नहीं बोले। और कल तो प्रधानमंत्री जी के साथ मीटिंग थी भाई साहब, जर्मनी के। जर्मनी हमारे प्रधानमंत्री थे, जर्मनी के चांसलर थे। वहां उन्होंने सबके सामने ये कहा कि हम भारत का इसलिए ये कर रहे हैं पनडुब्बी वाले सौदे पर और हथियारों को लेकर के, ताकि भारत की रूस पर निर्भरता कम हो। वहां कुछ नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, कोई कंफ्यूज मत कीजिए। वहां कुछ नहीं हुआ राम प्रकाश जी। उसके बाद फॉरेन सेक्रेटरी अलग से भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये बात गलत है, हम अपनी उसके हिसाब से, अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से अपने फैसले करते हैं। वहां प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले? मीटिंग तो किसकी थी? प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर की थी ना। तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोले? वो तो मुंह बोली है भाई साहब, एक आंख दिखाते जर्मनी भस्म हो जाता। इसको समझना पड़ेगा कि भारत की जो विदेश नीति है वो आपके कृत्यों से वेंटिलेटर पे जा चुकी है, वो धाराशायी होगी, वो ध्वस्त हो गई। ये इस देश को समझ में नहीं आने दिया जा रहा। 11 साल तक आप इस देश को बेवकूफ बनाते रहे। यहाँ की समस्याओं से ध्यान किस बात पे बांटते थे कि दुनिया में डंका बज रहा है। अब वो सारा डंका आपके सामने आ गया, तो अब आप डमरू बजाते फिर रहे, शोभा यात्रा निकालते फिर रहे। यही तो हकीकत है। हर चीज को इवेंट बनाते। आज मैं हैरान रह गया राम प्रकाश जी, आपने शायद वो पिक्चर देखी कि नहीं पता नहीं। आज मैंने अखबार उठाया सुबह एक, उसमें प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर एक गाड़ी में बैठे हुए। अब यही नई खबर होगी, फ्रंट पेज पे खबर। आपको याद है जब ब्रिक्स में गए थे प्रधानमंत्री अभी कुछ समय पहले चाइना में, तो वो उसके क्या नाम है पुतिन के साथ बैठे हुए थे उनकी गाड़ी में। तो पूरे ब्रिक्स का एजेंडा केवल एक रह गया कि मोदी को अपनी गाड़ी में बिठाया पुतिन ने, और कोई बात ही नहीं है इसके अलावा पूरे पोमेरियन मीडिया की। उसके बाद ट्रंप या अपने पुतिन भारत आए, तो मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ के एयरपोर्ट पे उनको लेने गए, उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया। उस यात्रा में केवल एक रह गया कि मोदी की इतनी जबरदस्त दोस्ती कि अपनी गाड़ी में लेकर के आए। अब जर्मन चांसलर को अपनी गाड़ी में बिठा के फोटो करा लिया। गाड़ी में बिठा के कौन सी प्रतिनिधि स्तर की बातचीत होती है भाई साहब? कौन सी वन ऑन वन मीटिंग होती है? और वो भी दिल्ली से बाहर। तो ये नई विदेश नीति है भाई साहब, ये इवेंट ओरिएंटेड है, ये ऑप्टिक्स, ये थिएट्रिक्स ओरिएंटेड है। इसमें मूल विषय नहीं। हु इज जर्मन चांसलर टू से ऑन आवर लैंड कि आप रशिया से निर्भरता कम हो, इसलिए हम भारत की मदद करना चाहते हैं। हु द हेल ही इज? भारत के और रशिया के जो संबंध है वो आज से नहीं है, दोज आर टाइम टेस्टेड रिलेशंस। वो देखना पड़ेगा आपको। अब सर जो परिस्थिति अभी हम देख रहे हैं, जिस तरीके से थोड़ा जरा हम ईरान के परिप्रेक्ष्य में बात कर ले। अमेरिका लगातार ईरान को एक के बाद एक धमकियां देता चला जा रहा है। उधर आज ईरान ने भी एक चीज कह दी है कि भाई उनके पास वार्ता की जगह खुली हुई हैं, इंटरनेट को लेकर के एक अलग बवाल चल रहा है। भारत ने अपना स्टैंड ईरान के लिए कुछ क्लियर किया नहीं। जब इजराइल के साथ युद्ध हो रहा था तब भी वो बहुत क्लैरिटी के साथ भारत कहीं खड़ा नहीं था, और आज जो ईरान में हालात हैं उस पर भी भारत कोई बहुत गंभीर टिप्पणी करता हुआ अभी तक दिखा नहीं। लेकिन ईरान से व्यापार के नाम पर 25% टैरिफ अमेरिका का वो झेल रहा है। तो सर आखिर अमेरिका को भी जवाब नहीं दे रहे हैं, ईरान पर स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे मामले पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिर इस खामोशी के पीछे का डर क्या है? जैसे सवाल ये है कि ट्रंप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, तो आपने कहा कि भाई एप्स्टीन फाइल से उसका संबंध है और उसको छुपाने के लिए सारे खेल किए जा रहे हैं। तो हमें किस चीज का डर है? हम क्यों जवाब नहीं दे पा रहे हैं? मैंने आपको क्या क्या हमारी विदेश नीति वेंटिलेटर चलेगी। आपको पूछ कौन रहा है? मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं, हु इज आस्किंग। आप ये बताइए, रूस और यूक्रेन का युद्ध चौथे साल में है, क्या पॉलिसी आपकी बता दीजिए मुझे। क्या पॉलिसी है दिस वे और दैट में? बताइए क्या पॉलिसी। जो इसराइल ने
जो वहां पर किया फिलिस्तीन में, क्या पॉलिसी थी आपकी? जो वेनेजुएला में अमेरिका ने किया, क्या पॉलिसी थी आपकी? अभी जो कुछ ईरान में जो कुछ हो रहा है, आपकी क्या पॉलिसी है? यू आर नोवेयर। और विदेश मंत्री क्या कहते हैं, गृह मंत्री क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी घटना होती है, मोदी जी से पूछे बिना सारा दुनिया उनके मुंह की तरफ देखती है। अब आप बता दीजिए कौन देख रहा है? यू आर स्टैंडिंग नोवेयर, यू हैव नो लोकस वेयर सोएवर। चाइना को 4 दिन पहले आपने क्या कहा कि ये घाटी हमारी है बीओके के अंदर, और आप यहाँ पे वो मत कीजिए। उन्होंने क्या कहा? नथिंग डूइंग, माइंड योर बिजनेस। कल किया कि नहीं किया? और ठीक उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन, बीजेपी, सत्ताधारी बीजेपी के ऑफिस में बैठा हुआ था। क्या एमओयू कर रहे थे भाई साहब आप? बताएगा कोई? क्या मतलब है? एक बार आप ट्रेड को बंद कर देते हैं कि उनकी कंपनियां हमारे यहाँ सरकारी ठेके नहीं लेंगी, अगले दिन कह देते हैं कि सरकारी ठेके लेंगी, पर फाइल प्रपोजल जो पीएमओ के पास है, वो आपको छोटी से छोटी चीज में जहां चाहे वो डंगा मार देते हैं। आपकी पॉलिसी है क्या? वही तो जानना चाह रहा हूं मैं भी। इतने दिन से मैं भी तो ये समझना चाह रहा हूँ कि विदेश मंत्रालय की पॉलिसी क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने इतने एमपीज भेजे थे, क्या लेके आए वो? केवल देश के ऊपर करोड़ों रुपए का भार ठोक दिया। मोदी के चहेते अपने एक फॉरेन जाए वो कराए जाके, ऑल पार्टी डेलीगेशन के नाम पे मौज करके आ गए अपने, खत्म। हु केयर्स? और उसके बाद उनके साथ डिनर पे मिलने की अलग से ऑप्टिक्स क्रिएट की गई। तो एक ऑप्टिक्स के लिए करोड़ों रुपए स्वाय, कोई बात नहीं। कुल मिला के ये विदेश नीति है आपकी। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत डेलीगेशन लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे बहुत बड़ी चीज होती है। उसको आपने कार की सवारी तक सीमित कर दिया, ढोल नगाड़ों तक सीमित कर दिया। पूरी विदेश नीति की गंभीरता खत्म कर दी गई है राम प्रकाश जी, हकीकत ये। सर अब जो जो हम ट्रेड डील की एक बात कर रहे हैं, आपने उसका जिक्र किया, हम इसको लगातार देख भी रहे हैं, दुनिया के कई देशों के साथ अलग अलग तरीके की डील की बात इस समय हो रही है। अमेरिका जिस ट्रेड डील को लेकर के अब तक आगे बढ़ रहा था, जिसके बाद ये कहा गया कि दिखाया गया कि हम उसको नहीं मानना चाहते थे, हम नहीं मान रहे थे, उसमें कई चीजें ऐसी थी जिसकी वजह से जो है वो टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने इत्यादि। अब उसको नए सिरे से शुरू होने की बात हो रही, क्योंकि ट्रंप के एक बेहद करीबी जो है वो भारत में अब ज्वाइन कर चुके हैं, आ चुके हैं, और वो ये दावा कर रहे हैं कि नए सिरे से बातचीत होगी। तो क्या नए सिरे से बातचीत होने के बाद क्या हम इस जो ये टैरिफ की मार है, इस मार से राहत पा पाएंगे, बचते हुए दिखेंगे? राम प्रकाश जी, अभी तो मार तो बढ़ रही है, अभी घट का रही है। आज तो 25% और लगा दिया भाई ने ईरान के साथ व्यापार। आप तो घटाने की बात कर रहे हो, आप तो टैरिफ डील की बात कर रहे हो। टैरिफ डील तो महोदय गए हुए विदेश में घूमने, अमेरिका गए हुए घूमने के लिए, पता नहीं आपको? एक होटल के बेल बॉय के साथ हाथ मिला करके फोटो छाप रखा है ट्विटर में, देखा नहीं आपने? ना उनको कोई रिसीव करने आया, ना कोई मिलने आया। तो बेल बॉय के साथ फोटो खिंचवा करके लिख दिया कि अमेरिका में बड़ा शानदार अभिनंदन हुआ, जिस होटल में रुके हुए हमारे टैक्स के पैसों से। वो बेल बॉय के साथ फोटो लगा दिया वहां पे, हो गया काम। वो तो कोई ट्रेड डील, और इसके अलावा आपको क्या चाहिए? आप कह रहे हो ट्रेड डील कम होगी, श्रीमान ट्रंप ने आज फिर ट्वीट करके 25% एक्स्ट्रा टैरिफ ठोक दिया जो देश ईरान के साथ व्यापार करते हैं। अब ईरान के साथ जो व्यापार करते हैं, नंबर 1 पे चाइना है, फिर यूएई है, टर्की है, इराक है, और उसके बाद भारत है, पाकिस्तान है, रशिया है, अफगानिस्तान है, अर्मीनिया है, अजरबैजान है, सीरिया है, ओमन है, अपने कतर है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, साउथ कोरिया है, जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है। ये सारे के सारे आज की तारीख में भी ट्रेड पार्टनर्स है ईरान के। अब आप देखिए कि ईरान का 92% तेल, 92%, क्योंकि सेक्शन से सारी को तेल खरीद नहीं सकता, हमने तो बहुत पहले छोड़ दिया था। ईरान का 92% से जो तेल है वो कौन ले रहा है? चाइना ले रहा है। लगा के देख लो एक बार, लगाओ ना एक बार चाइना के ऊपर, पहले भी लगाए थे, क्या हुआ उसका? वापस हुए कि नहीं हुए? किस पर कंटिन्यू कर रहे हैं? केवल हमारे ऊपर। तो ये 25% जो है, आपको क्या लगता है आपको इससे राहत मिलने वाली है? भूल जाइएगा। ऐसा है, कल जो उनके राजदूत ने यहाँ टेक ओवर किया दिल्ली के अंदर आके, उसने क्या कहा कि भारत हमारा सबसे बेहतरीन पार्टनर है। ये कहा उसने, आप अखबार उठा के देखिए आज, अमेरिकन मीडिया के जो प्रचार पत्र, वहां ये कह रहा है। और उनका जो जिनका सबसे करीबी ट्रंप का वो है, उन्होंने 25% टैरिफ ठोक दिया करीबी सहयोगी के ऊपर। उसको नहीं पता कि ईरान से कौन व्यापार कर रहे हैं। चाइना पे तो हिम्मत है नहीं, टारगेट पे कौन हुआ? बाकी तो छिटपुट है, असली तो हम है। तो उनका ये किसको कहते हैं? हॉट एंड ब्लो, हॉट एंड कोल्ड ब्लो। एक बार एक राजी बोलेगा, 2 दिन पहले लुटने क्या कह रहा था कि मोदी फोन कर लेते तो बात बन जाती, उन्होंने ट्रंप को हट कर दिया। कर क्या रहे हो भाई तुम? देश की विदेश नीति इंडिविजुअल्स के सारे नहीं चला करती है। आज आप हो, कल कोई और होगा। दोज आर इन कंटिन्यूटी।
आपने उसको ऑप्टिक्स बना के रख दिया। जितनी आज तक विदेश में टैरिफ की जो डील चल रही है, इस पर बातचीत चल रही है, भारत सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल वर्ड सुना आपने कि कहां तक बात पहुंची है, कहां अटकी है, किन मसलों पे फंसा हुआ है मामला, कैसे हम उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? एक शब्द बता दीजिए। उसको लेकर के कहां से बात आती है? अमेरिका से। ट्रंप बताते हैं कि ट्रेड डील होने वाली है। उसके बाद लुटनी कहते हैं कि हो जाती, ये लेट हो गया, ट्रेन निकल गई थी स्टेशन से। तो आपकी तो विदेश नीति भी भाई साहब वहां से तय हो रही है। ट्रंप कहता है कि रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, आपका राजदूत कहता है सांसद को कि आप जाके बता दीजिए ट्रंप को हमने कम कर दिया। तो आपकी विदेश नीति किसने तय की? मोदी ने की या ट्रंप ने की? इस देश को कब समझ में आएगी ये बात? पोलैंड का विदेश मंत्री आपके मुंह पे कह रहे हैं, जर्मनी के चांसलर प्रधानमंत्री के मुंह पे कह रहे हैं। एक आवाज निकली। आवाज तो तब निकलेगी जब कोई समझ हो बातों की, डमरू बजाने से फुर्सत मिले, शूटिंग से फुर्सत मिले, शोभा यात्रा से फुर्सत मिले। हकीकत तो ये है। आप मुझे बताइए ना, हेड ऑफ विजिटिंग हेड ऑफ स्टेट, हाउ कैन ही से दैट टू अबाउट रशिया, आवर टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स फॉर डिकेड्स? और यहां डंका बजा रहे हैं, किसी को कोई समझ नहीं। चाइना से मिल रहे हैं बैठ करके, दिल्ली के अंदर मिलकर बैठ रहे हैं, फोटो जारी कर रहे हैं राम प्रकाश जी। ऐसी शर्मनिरपेक्षता कभी देखी आपने? देश की वायु से, जिस देश की सेना का डिप्टी चीफ क्या कह रहा था कि सामने पाकिस्तान था ऑपरेशन सिंदूर में, और सारे के सारे वेपन्स की टेस्टिंग चाइना कर रहा था। कहा कि नहीं कहा? कैमरे पे कहा। और उसी चाइना के साथ आप क्या कर रहे हो? गलवैया कर रहे हो। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को यहां पे बुला करके उनसे मुलाकात के फोटो ट्वीट कर रहे हो, और आपका पोमेरियन मीडिया चुप है, खबर ही नहीं है। ये कैसे हो गया? तो इसलिए मैं कह रहा हूं विदेश नीति ध्वस्त कर दी गई है। और जो ये नए नए पैतरे आप रोज देख रहे हो ना, ये केवल इसलिए है कि ध्यान ना जाए, नाकामियों पे ध्यान ना जाए। जो विदेश नीति जो जिसका डंका बताया करते, उसकी लंका लगी है, इस पे ध्यान ना जाए। केवल और केवल ये है। डंका ने ऐसी लंका लगाई है कि अब डमरू बजाने पर मजबूर हो गए और कोई रास्ता छोड़ा नहीं है इस डंके के चक्कर में, विश्व गुरु बनने के चक्कर में। बहरहाल अब चीन से लेकर के और अमेरिका तक स्थितियां वही हैं। चीन क्या जो है जिस तरीके से फोटोएं जारी की गई चीनी नेताओं के साथ बैठक में, अब हो सकता है शाम तक मेन स्ट्रीम मीडिया को इस काम पे लगा दिया जाए कि बताया जाएगा कि कैसे जो है चीन को, चीन के नेताओं के साथ बैठक करके भारत ने अमेरिका को जवाब दे दिया है, उनके टैरिफ के असर को खत्म कर दिया है। ये शाम तक बताया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस ये नहीं बताया जाएगा कि उसके अंदर क्या बात हुई। अभी जैसा आप कहते रहते हैं अक्सर कि विदेशी दौरों की जो वीडियो जारी होती है वो म्यूट होती है, तो अब की म्यूट करने का भी झंझट खत्म कर दिया, तस्वीर जारी कर दी, काम खत्म। उसको म्यूट करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।